दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक डरावनी के साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्रीपी जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है फुआंडो ताने या फिर पेट पीव्स। ये मूवी हद से ज्यादा क्रीपी थी, जिसके अंदर हम देखेंगे एक छोटे से टाउन को जहाँ पे कुछ लोगों के साथ डिमोनिक चीजें होने लगेगी। IMDb ने इसे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और मेरे ख्याल से ये मूवी कमाल की थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं फुआंडो ताने मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक रोड को दिखाते हुए, जहाँ पे अचानक ही बहुत सारी आंखें जमीन से बाहर निकल कर आती है और वो रेंगते हुए एक छोटे से टाउन की तरफ जाने लगती है जिसका नाम है फुनुमा। और दोस्तों, यही आंखें कोई डिमोनिक शक्ति है। अब रोड पे आती है गाड़ियां और ऑलमोस्ट सारी आंखें कुचली जाती है सिवाय एक आंख के। सीन जाता है एक परिवार पे जिसमें थे रियुत्ता नाम का एक लड़का, उसकी बहन और उसकी मम्मी मियोको और उसके पापा केनिची। ये परिवार फुनुमा सिटी में ही रहने आया था और उसी रोड से गुजर रहा था। परिवार अब पहुंचता है अपने नए घर में और मियोको अब सामान वगैरह लगा रही थी, तभी बाहर से बहुत तेज शोर आता है। मियोको जाकर देखती है कि केनिची गिर गया है और उसकी नाक से भी खून निकल रहा था, पर यह सब तो बस बुरी चीजों की शुरुआत थी। अब थोड़ी देर बाद रियुत्ता अपने कमरे में सामान रखने जा रहा था, तभी उसे दिखाई देती है वो डिमोनिक आंख जो जीने के ऊपर पड़ी थी। रियुत्ता उस आंख को देख ही रहा था कि तभी वो आंख वहां से रेंग कर कहीं और चले जाती है। तभी रियुत्ता को मियोको बुला लेती है। पर दोस्तों, इस सीन में हम लोग रियुत्ता के कमरे में जब ध्यान से देखते हैं तो क्लोजेट के अंदर एक अजीब चेहरा भी नजर आता है। ये बात मूवी में नहीं बताई गई, पर यह चेहरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चेहरा हमारी डिमोनिक शक्ति है। यहाँ से सीन जाता है एक डिलीवरी मैन पे जिसका नाम है दाइची। वो डिलीवरी करने आया हुआ था कि तभी उसे एक लड़का आवाज लगाता है। वो लड़का झाड़ियों में फंसा हुआ था और उसका नाम है सेइजी। सेइजी दाइची को बताता है कि वो झाड़ियों में फंस गया है और उसे मदद चाहिए। सेइजी का एक्सीडेंट हो गया था और वो उड़कर झाड़ियों में आकर गिर गया था। दाइची यहाँ पे सेइजी की मदद करता है, पर सेइजी बहुत बुरी तरीके से झाड़ियों में फंसा हुआ था और एंड में जब फाइनली सेइजी फ्री होता है तो दाइची के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सेइजी का आधा शरीर कट चुका था। सेइजी फिर उसी डिमोनिक हालत में दाइची के ऊपर गिर जाता है और बेचारा दाइची हिल भी नहीं पाता डर के मारे। उस हालत में भी सेइजी बात कर पा रहा था और वो बोल रहा था कि मैं अब मरने वाला हूँ और मुझे पहले ही किसी ने बता दिया था कि मैं मरने वाला हूँ। दाइची की तो बोलती बंद हो गई थी, पर उन दोनों के पीछे हम एक धुंधली लड़की को देख पाते हैं। अब यहाँ से सीन जाता है 6 महीने पीछे, जहाँ पे हम लोग सेइजी को देखते हैं। वो बाइक से फुनुमा सिटी में आया था अपने कॉलेज की फ्रेंच क्लास लेने के लिए। वहाँ पे सेइजी को एड्रेस पे पहुंच के कोई क्लास नहीं मिली थी, जिसके बाद सेइजी ने कुछ दिन इसी टाउन में रहने का फैसला किया था। कुछ दिन बाद सेइजी को हम उसके 2 दोस्तों के साथ देखते हैं, जिन्हें दिखाई देती है एक सुंदर सी लड़की। सेइजी का एक दोस्त उस लड़की से फ्लर्ट करने जाता है, पर लड़की का चेहरा देखते ही लड़की की बोलती बंद हो जाती है। फिर सेइजी और दूसरा दोस्त उस लड़की के पास आते हैं और दोस्तों, उस लड़की का चेहरा भूसे से बना हुआ था। वो लड़की बस 1 सेकंड के लिए रुकती है और फिर अपने रास्ते वहां से निकल जाती है। पर यह बात साफ थी कि इस शहर में कुछ तो अजीब हो रहा है। अब यहाँ से सीन वापस उसी परिवार पे जाता है। रियुत्ता बाथरूम जाने के लिए उठता है, पर सीढ़ियों के नीचे रियुत्ता को दिखाई देती है एक परछाई जो लाइट जलाते ही गायब हो जाती है। लाइट बंद करने पे परछाई भी वापस आ जाती है और इसलिए डर के मारे रियुत्ता लाइट जलाकर ही बाथरूम जाता है, पर उसके जाते ही वो डिमोनिक परछाई सीढ़ियों की छत से उल्टा लटक जाती है। और दोस्तों, ये जो परछाई है ना, ये उसी आंख का एक नया रूप है जो हमारी दुनिया के अंदर फैल रहा है। अब आगे हमें दिखाते हैं दाइची को, जो 6 महीने पहले के टाइम पे एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था, पर पहले दिन से ही उससे बहुत गलतियां हो रही थी।
वो खाना वाना लोगों पे गिरा रहा था और बॉस से बहुत ज्यादा डांट भी खा रहा था। अब इतनी गलतियां करने के बाद दाइची को कुछ अच्छा करना था कि तभी उसे एक मास्क पहने हुए आदमी कोने में बैठा हुआ दिखाई देता है। दाइची उस आदमी के पास पानी लेके जाने लगता है, पर तभी योको नाम की एक कोवर्कर दाइची को रोक देती है और उसे मना करती है उस आदमी के पास जाने से। अब जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो योको बताती है कि वो आदमी कई बार उस जगह पर आके बैठता है और उस आदमी को योको के अलावा कोई भी नहीं देख पाता। योको ने अब उस आदमी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, पर अब योको दाइची को समझाती है कि अगर तुम्हें भी वो आदमी दिखाई दे रहा है तो तुम भी बस उसे इग्नोर करना। अब अगले दिन वो मास्क्ड आदमी फिर से उसी टेबल पे आके बैठ जाता है और दाइची को बड़ा अजीब फील हो रहा था। योको दाइची को मना करती है उस आदमी के पास जाने के लिए, पर दाइची को जानना था कि वो आदमी है कौन और इसलिए वो योको की बात नहीं सुनता और पानी ले जाकर उस आदमी को दे देता है। दाइची उस आदमी से खाने की भी पूछता है, पर वो आदमी अपनी डिमोनिक आंखों से दाइची को देखता है। आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर बोल नहीं पा रहा था और फिर अगले ही पल वो आदमी गायब हो जाता है, जिससे दाइची के होश उड़ गए थे। अब रात को जब दाइची घर जा रहा था तो वो आदमी आ जाता है दाइची के पीछे और अब यहाँ से वो आदमी उसका पीछा करने लगेगा। सीन जाता है सेइजी पे, जो अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया था और दोस्तों सेइजी की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं योको थी। उस दिन योको सेइजी को ले जाती है अपने अपार्टमेंट के अंदर और उसे बताती है कि ये टाउन थोड़ा अजीब है और यहाँ पे अजीब चीजें उसके साथ बचपन से हो रही है। सेइजी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे योको को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कॉफी का कप वगैरह भी उठाकर फेंकने लगती है। वो सेइजी को बुरा भला बोलने लगती है, पर खुद को शांत करने के लिए योको सेइजी को किस करती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सेइजी उठता है क्योंकि उसे एक टी पॉट के अंदर से बहुत ज्यादा अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। वो टी पॉट के पास जाता है जिसके आसपास मच्छर मक्खी पड़े हुए थे और तभी वहां पे आ जाती है योको। योको बताती है कि ये टी पॉट उसके पास बचपन से है। योको के हिसाब से जब वो छोटी थी तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, जिससे अब योको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और योको अपने गुस्से को इस टी पॉट के अंदर कैद करती है। योको फिर टी पॉट के अंदर चिल्लाती है और इसी तरीके से वो अपने गुस्से को कैद करती थी, पर धीरे धीरे इसी वजह से टी पॉट काला हो गया। कहने का मतलब योको का जिंदगी भर का गुस्सा टी पॉट के अंदर कैद तो था, पर ये टी पॉट अब काइंड ऑफ श्रापित था। योको सेइजी को बोलती है इस टी पॉट को नदी में फेंकने के लिए, पर जैसे ही सेइजी टी पॉट को हाथ लगाता है उसके हाथ की नसें फूल जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये देख के योको को बहुत ज्यादा हंसी आती है और वो सेइजी का मजाक उड़ाने लगती है, पर इसके बाद योको बताना स्टार्ट करती है कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। खैर यहाँ से सीन जाता है दाइची पे, जो अपने घर के अंदर छुपा हुआ था, क्योंकि दोस्तों वो मास्क्ड आदमी दाइची के घर के बाहर ही खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। पूरी रात दाइची डर के मारे सो नहीं पाता और अगली सुबह भी वो आदमी उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे खड़ा हुआ था। डर के मारे दाइची अब कहां पे भी नहीं जाता और अब आसमान में हम लोग उसी परछाई वाले रूप को बादलों में देख पाते हैं। मतलब वो डिमोनिक शक्ति धीरे धीरे इस टाउन के अंदर फैल रही है। सेम टू सेम परछाई अब रात के टाइम सीवर से बाहर निकलती है और बिजली की तारों से खेलने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ रेयोता और उसकी बहन गाना गा रहे थे कि तभी लाइट चले जाती है। रेयोता अपनी बहन के साथ मियोको और केनिची के पास जाता है और वो लोग देखते हैं कि पूरे टाउन की लाइट गई है। रेयोता यहाँ पे लेके आता है टॉर्च और वो अपने परिवार की आंखों में रोशनी मारने लगता है। सब लोग हंसने और मस्ती करने लगते हैं, पर अचानक ही रेयोता को अपने परिवार के पीछे दिखाई देती है एक डिमोनिक एंटिटी, जिससे वो पूरी तरीके से डर कर चिल्लाता है और टॉर्च बंद हो जाती है। केनिची रेयोता को संभालता है, पर जब केनिची टॉर्च जलाता है तो मियोको गायब हो चुकी थी। वो लोग अब मियोको को इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि तभी मियोको की चीख सुनाई देती है किचन से।
सब किचन में भागते हैं पर वहां पे उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों टेबल पे पड़ा था मियोको का कटा हुआ हाथ। मियोको वहां पे कहीं भी नहीं थी पर तभी एक आदमी केनिची पे आकर हमला कर देता है और वो केनिची को एक चाकू से मारने लगता है। वो आदमी केनिची को कई बार चाकू से स्टैब कर कर बुरी तरीके से मार डालता है, वो भी रियोता और उसकी बहन के सामने। दोनों बच्चे रोते रहते हैं और वो आदमी केनिची को मारने के बाद गायब हो जाता है। रियोता उठाता है टॉर्च और वो किचन में अपने मरे हुए पापा को देखता है और वही एक दूसरे कोने में मियोको भी मरी पड़ी थी। रियोता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी वो डिमोनिक एंटिटी आकर पकड़ लेती है रियोता को। रियोता अपनी बहन को वहां से चिल्लाकर भगा देता है और वो एंटिटी रियोता के मुंह को बुरी तरीके से नोच डालती है। रियोता की बहन रोते हुए घर से भाग जाती है और अब आगे सीन जाता है योको और सेइजी पे, जहाँ पे योको अपने उस टी पॉट को नदी में फेंक देती है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि रियोता की बहन और कोई नहीं योको थी, और जो अभी तक हमने उस परिवार की कहानी देखी वो सब पास्ट में हो रहा था। योको बताती है कि अगले दिन पुलिस को केनिची की लाश मिली थी पर आज तक पुलिस को मियोको और रियोता की लाशें नहीं मिली। योको इसके बाद बताती है कि उस रात के बाद से योको के पास कुछ अजीब शक्तियां आ गई थी और अब योको को पता चल जाता है कि कब कोई इंसान मरने वाला है। योको बताती है कि उसने कुछ टाइम पहले एक विजन देखा था जिसमें एक बाइक एक्सीडेंट के बाद सेइजी मारा गया था। और दोस्तों ये वही सीन है जो हमने पहले देखा था, और वो जो धुंधली सी लड़की थी वो असल में योको ही थी। मतलब सेइजी सच में नहीं मरा था, वो बस योको ने एक विजन के अंदर देखा था जिसके बारे में अब योको सेइजी को बता देती है और वो घबरा जाता है। सीन जाता है दाइची पे, जो अगले दिन उठता है और वो मास्ड आदमी आज उसके घर के बाहर नहीं था, पर तभी दाइची को कूड़े में दिखाई देता है एक हाथ। दाइची पहले तो डर जाता है पर फिर वो सोचता है कि वो हाथ जरूर प्लास्टिक का होगा। दाइची चेक करने जाता है और वो हाथ सच्ची में प्लास्टिक का ही था, जिसे दाइची थोड़ा खुश था। पर तभी एक डेमोनिक आत्मा दाइची के पीछे आकर बोलती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों ले लिया, इसे वापस कर दो, इसे वापस कर दो। डर के मारे दाइची जमीन पे गिर जाता है और वो आत्मा एक हथौड़े से दाइची पे हमला कर देती है। अब दोस्तों ये आत्मा थी मियोको की, क्योंकि आप लोगों को याद होगा पास्ट में उसका हाथ कट गया था और उसने कपड़े भी यही वाले पहने हुए थे। और इसका मतलब जो वो दूसरी मास्ड आदमी की आत्मा है वो असल में केनिची की आत्मा है। कहने का मतलब केनिची और मियोको दोनों की ही आत्माएं इस डिमोनिक खेल के अंदर अब फंस चुकी है और अब इस श्राप को आगे फैलाने में मदद कर रही है। खैर मियोको दाइची को हथौड़े से खूब मारती है और सीन जाता है सेइजी पे, जो वापस घर आता है। पर आज उसे अपने दरवाजे पे चिपका हुआ मिलता है एक अजीब सा स्टिकर जिसपे एक डिमोनिक चेहरा बना हुआ था। सेइजी स्टिकर फेंक देता है और वो स्टिकर अपने आप उड़कर जाता है और उसके पड़ोसी के दरवाजे पे चिपक जाता है। अब सेइजी के पड़ोस में रहती थी एक लड़की जो रात को घर आती है और स्टिकर पे ध्यान नहीं देती। वो लड़की नहाने जाती है पर तभी बाथटब में होने लगती है हलचल और पानी से बाहर निकलती है एक डिमोनिक एंटिटी। अगले दिन सेइजी को पता चलता है कि उसकी पड़ोसन मर चुकी है। वारदात पे योको भी आई हुई थी पर सेइजी समझ जाता है कि ये सब कुछ उस स्टिकर की वजह से हुआ है। सेइजी स्टिकर के बारे में योको को भी बताता है पर योको यहाँ पे ज्यादा रिएक्शन नहीं देती। योको अब घर जाती है दाइची के, जहाँ पे दोस्तों योको ले आई थी घायल दाइची को वापस, जिसे बड़ी चोटें आ रखी थी। और दाइची बच कैसे गया ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। दाइची को जैसे ही होश आता है वो डर जाता है पर योको से समझाती है कि सब कुछ ठीक है। दाइची के हिसाब से ये टाउन बहुत ज्यादा अजीब है पर योको बोलती है कि ज्यादा चीजों पे ध्यान मत दो। पर जब दाइची इस बात को नहीं मानता तो योको का गुस्सा फूट जाता है और वो दाइची को लात मार के वहां से चले जाती है। कहने का मतलब जो योको का गुस्सा था वो बहुत ज्यादा आतंकखोर था। दाइची उसके बाद खिड़की से बाहर देखता है और मियोको और केनिची अभी भी उसका इंतजार बाहर ही कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ सेइजी को फिर से वही स्टिकर अपने दरवाजे पे मिलता है। सेइजी एक बार फिर से उस स्टिकर को फेंक देता है और इस बार वो स्टिकर सेइजी के दूसरे पड़ोसी के घर पे जाकर चिपक जाता है। और ये बात सेइजी जानता था पर वो जानबूझकर कुछ नहीं करता। अगले दिन
सेइजी देखता है कि फिर से पड़ोस में मौत हो गई है और फिर से योको वारदात पे आई हुई थी। योको सेइजी को बताती है कि वो जो स्टिकर है वो डिमोनिक है और अपने साथ श्राप लेके घूमता है, तो जहाँ पे भी वो स्टिकर जाएगा मौत हो जाएगी। यहाँ से सीन जाता है एक नए बच्चे पे जिसका नाम है दाइकी, और वो अपनी डायरी में ओचानन नाम की किसी चीज के बारे में लिख रहा था जो सिर्फ तभी बाहर आती है जब उसके मम्मी पापा घर पे नहीं होते। दाइकी ने ओचानन की फोटो भी बनाई थी और एक फैमिली फोटो में ओचानन पीछे कैद भी हुआ था, और इस सब के बारे में दो लोग किचन में बैठ के बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे सेइजी घर से निकलता है और वो फैसला करता है कि वो इस टाउन से चले जाएगा, पर दोस्तों उसकी बाइक पे ही चिपका हुआ था वो स्टिकर जो सेइजी देख नहीं पाता। वही दाइची अपने घर में बुरी तरीके से डर चुका था, डिप्रेस्ड हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और तभी कोई दाइची के घर की तरफ बढ़ने लगता है। ये सीन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है जिससे हमें लगता है कि कुछ डिमोनिक होगा, पर एंड में जो दाइची के घर की तरफ आ रहा था वो निकलती है योको, जो दाइची को बोलती है कि वो आत्माएं बाहर नहीं है तो तुम अभी भाग सकते हो। दाइची तुरंत चेक करता है खिड़की के बाहर और वो आत्माएं सच में वहां पर नहीं थी। योको बोलती है इस शहर को छोड़कर चले जाओ तो शायद वो शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी, और वही सेइजी अपनी बाइक को लेके निकल चुका था टाउन से बाहर जाने के लिए, और उसे डर लग रहा था ये सोच के कहीं योको की बात सच ना हो जाए। अब बाइक पे चलते चलते सेइजी की आंखों में धूप लगने लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है उसी सेम विजन वाली रोड पे, और वही दाइची अब जाकर तुरंत अपनी बाइक पे बैठता है। दाइची योको को भी बोलता है टाउन से बाहर चलने के लिए, पर योको बोलती है कि मैं इस टाउन से बाहर नहीं जा सकती। मतलब दोस्तों योको को उन डिमोनिक शक्तियों ने बचपन से ही इस टाउन में कैद कर रखा है। यहाँ पे योको दाइची को गुड बाय बोलती है और उसे किस भी करती है, पर वही इससे पहले सेइजी का एक्सीडेंट हो पाता वो स्टिकर निकल जाता है उसकी बाइक से। स्टिकर उड़कर कुछ बच्चों के पास चले जाता है और वो बच्चे जाकर उस स्टिकर को चिपका देते हैं दाइची की बाइक पे, और ये सब योको देख रही थी पर वो कुछ भी नहीं बोलती। वही सेइजी एक्सीडेंट से बच जाता है और वो सही सलामत निकल जाता है, वो भी योको और दाइची के सामने से। ऐसा होते ही योको दाइची को किस करना बंद कर देती है और दाइची वहां से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है उस डिमोनिक स्टिकर के साथ। वो अब टाउन से बाहर जाने वाली रोड पे था और टाउन से बाहर वो निकल भी जाता है, पर अचानक वो टेलीपोर्ट होकर वापस अंदर ही पहुंच जाता है, और तभी एक डिमोनिक बच्चा जिसका चेहरा बिल्कुल स्टिकर जैसा था आकर चिपक जाता है दाइची पे, और दाइची का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है जहां पे विजन के अंदर सेइजी का एक्सीडेंट हुआ था। दाइची आकर फंस जाता है झाड़ियों में और उसका आधा शरीर कट जाता है, पर ये सब हुआ क्यों ये एंड में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अब आगे न्यूज में दिखाते हैं कि फुनुमा सिटी के झंडे को बदल दिया गया है और उसके नाम को भी, और अब झंडा उसी डिमोनिक निशान की तरह दिख रहा था। मतलब वो शक्तियां अब पूरे टाउन को धीरे धीरे डिमोनिक बना रही है। वही सेइजी फाइनली सरवाइव कर जाता है और वो टाउन से बाहर भी निकल जाता है सही सलामत। वहां पे सेइजी से मिलने आती है योको, और सेइजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बच गया, जबकि योको ने विजन में कुछ और ही देखा था। हमें आगे बताया जाता है कि सेइजी योको के साथ ही फिर बड़ा हो गया था और उसने योको से ही शादी कर ली थी। उन दोनों को बच्चा हुआ था जिसका नाम उन्होंने दाइकी रखा था। और दोस्तों उन्हीं लोगों की फैमिली फोटो अभी हमने बीच में कुछ टाइम पहले देखी थी दाइकी के साथ। सीन सालों आगे जाता है जहाँ पे सेइजी, योको, उनका बेटा दाइकी उसी टाउन में रह रहे थे। उनसे मिलने आया हुआ था सेइजी का पापा, जिसे दाइकी बताता है अपने दोस्त ओचानन के बारे में। अब दोस्तों सेइजी का पापा ओचानन को जानता था, पर वो बोलता है कि इससे डरो मत, ये बस एक गार्डियन एंजल है जो सही रास्ता बच्चों को दिखाता है। पर फिर सेइजी का पापा एक पेपर में बनाता है वही स्टिकर वाला डिमोनिक चेहरा और दाइकी को बोलता है कि अगर तुम्हें ये घर में दिखाई दे तो बच के रहना, क्योंकि ये एक डिमोनिक ओचानन है, यानी कि एक डिमोनिक शक्ति। पर तभी दाइकी को क्लोजेट में दिखाई देता है वो डिमोनिक ओचानन और दाइकी घबरा जाता है
और तभी लाइट भी चली जाती है। दाइकी जाके टॉर्च लेके आता है और सेइजी को देता है, पर फिर टॉर्च बार बार अपने आप बंद होने लगती है। एंड में अचानक ही सेइजी का पूरा परिवार गायब हो जाता है और सेइजी अब घबरा चुका था। बाहर से शोर आता है, पर जैसे ही टॉर्च जलती है सेइजी के सामने आ जाता है डिमोनिक दाइची, जो अब श्राप के वश में था। दाइची हमला कर देता है सेइजी पे और सेइजी नीचे गिर जाता है। सेइजी देखता है कि उसके पापा को भी डिमोनिक शक्तियों ने मार डाला है और अब डर के मारे सेइजी उठा लेता है एक चाकू और वो डिमोनिक दाइची को कई बार बुरी तरीके से स्टैब करता है। हर जगह से डिमोनिक आवाजें आ रही थी, पर दोस्तों अब जब सेइजी को होश आता है तो बात और ज्यादा बिगड़ जाती है। नहीं, उसने अपनी बीवी को नहीं, अपनी बीवी के पापा को मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, पास्ट में योको के मम्मी पापा को सेइजी ने ही मारा था। कहने का मतलब ये पूरी कहानी आपस में कनेक्टेड थी, सारी चीजें सर्कल में घूम रही थी। डिमोनिक शक्तियां सेइजी को पास्ट में ले गई थी, जहां पे उसने योको के मम्मी पापा को मार डाला था और अब इसके बाद सेइजी गायब हो जाएगा। वही प्रेजेंट में बचे थे योको और दाइकी, जो डिमोनिक शक्तियों से छिपके एक कोने में बैठे हुए थे कि तभी योको को सुनाई देता है वो गाना जो उसका भाई रेयोता गाया करता था। くねくね抱っこして走る気持ちが悪く योको फिर देखती है रेयोता को, जो कोने में बैठा था, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो रेयोता ही असल में बदला हुआ था डिमोनिक उचानन में। उसे देखकर योको बुरी तरीके से डर जाती है और दाइकी को लेके भागती है, पर तभी दरवाजे पे आ जाता है दाइची। योको और दाइकी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं और सीन यहाँ से चले जाता है मूवी की स्टार्टिंग वाली आंखों पे, जो अब शहर से बाहर जा रही थी। पर दोस्तों अब फुनुमा सिटी का नाम कर दिया गया था फुआन सिटी, जिसका मतलब होता है एंजाइटी, जो डर की वजह से पैदा हो। उन आंखों को शहर से बाहर जाता हुआ योको और दाइकी देख रहे थे, पर अब उन दोनों के ही चेहरे बदल चुके थे भूसे वाले चेहरों में और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब डिमोनिक उचानन ने पहले तो फुनुमा सिटी को फुआन सिटी में बदल दिया और अब वो बाहर चले गया है और वो बाकी शहरों में भी तहलका मचाएगा। खैर मैं अब समझाता हूँ कि हुआ क्या है इस मूवी में, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एक डिमोनिक शक्ति जिसको मूवी में बैड ओचानन के नाम से हमें बताया गया है, वो आती है फुनुमा सिटी में आंखों के रूप में। वो शक्ति सबसे पहले हमला करती है योको, रेयुता और उन दोनों के मम्मी पापा पे, जो थे मियोको और केनिची। डिमोनिक शक्ति ने एंड में रेयुता को गायब कर दिया था और मियोको और केनिची को मरवा दिया था। योको अकेली बड़ी हुई थी फिर उसी टाउन के अंदर और डीमन की वजह से वो शहर छोड़ नहीं पाई थी। उसे मिला था उसका बॉयफ्रेंड सेइजी, पर योको देख लेती है एक विजन में कि सेइजी मरने वाला है, वो भी ओचानन की वजह से। वही योको को एक दोस्त भी मिला था दाइची, और जैसे जैसे सेइजी और दाइची दोनों के साथ डिमोनिक चीजें हो रही थी, योको प्लान बना लेती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बचाना है। खुद दोनों लड़कों को गाइड करा था कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, और एंड में योको ने जानबूझ के दाइची को किस करा था और वो सारा स्टिकर वाला प्लान भी उसी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, स्टिकर चिपकाने वाली भी योको ही थी और इसलिए स्टिकर को देखने के बाद उसने कोई रिएक्शन नहीं करा था। और कहीं ना कहीं योको उस डिमोनिक शक्ति को कंट्रोल करना जानती थी। खैर योको ने एंड में सेइजी को बचा लिया था और दाइची को मरवा दिया था। फिर फ्यूचर में उन दोनों को बच्चा हुआ दाइकी, पर एक रात डिमोनिक शक्ति ने उनके परिवार पे भी हमला कर दिया और फिर हमें पता चला कि योको के भाई रेयोता को बदल दिया गया था डीमन में और सेइजी को डीमन ने पास्ट में भेज दिया था, जहां पे उसने मियोको और केनिची को मार डाला था। कहने का मतलब वो डिमोनिक शक्ति खुद कुछ नहीं कर रही थी, वो लोगों के डर का इस्तेमाल करके उन्हें मैनिपुलेट करके उनसे अपना काम करवा रही थी। और एंड में ये श्राप पूरे टाउन में फैल गया और टाउन से बाहर भी चले गया। तो आगे अब क्या होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फुआन नो ताने मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि नीचे से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमासु। जान।